नमस्कार। पिछली कक्षाओं में हम बीजी व्यंजकों के जोड़, घटा, गुणा एवं भाग का अध्ययन कर चुके हैं। इस अध्याय में हम बीजी व्यंजकों के एक विशेष रूप बहुपद का अध्ययन करेंगे। बहुपद पॉलिनोमियल जिसे कहा जाता है। बहुपद क्या है? कुछ निश्चित चर एवं अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा, भाग के संयोग से बने बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। पुनः सुनेंगे। कुछ निश्चित प्रकार के चर एवं अचर राशियों के योग, चर भी हो और अचर भी हो, उनका योग हो, चाहे उनका अंतर हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, के संयोग से बने बीजी व्यंजक ही है ये, जिसमें चर की घात, अज्ञात राशि जो चर है उसकी घात पूर्ण संख्या हो। इससे बहुत ध्यान रखना है कि संख्या पूर्ण संख्या, उनकी घात बहुपद कहलाता है। आइए हम बहुपद का मानक रूप देखते हैं। बहुपद का मानक रूप हम क्या लिख पाएंगे? मानक रूप में जैसे हम ले लें कि एक बहुपद px है तो उसका मानक रूप हम क्या लिख सकते हैं? a0 a1 x1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस डैश डैश डैश, आगे तक यदि हम बढ़ेंगे तो an x की घात n। इस तरह से हम बहुपद के मानक रूप को व्यक्त कर सकते हैं। इस अचर पद के साथ x की कोई घात नहीं है तो इसे हम x की घात शून्य मान सकते हैं। तो यह पूर्ण संख्या के रूप में चर की घातें होंगी। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जैसे इस पद को हम ले लें तो a1 x की घात 1 का गुणांक है। a1 क्या है? x की घात 1 का गुणांक है। तो अब हम जानते हैं कि इसमें x जो है, x चर है और इस चर की घात पूर्णांक सदैव पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या हो सकती है? सदैव पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी ये x चर राशि की घात ऋणात्मक ना हो, बटे के रूप में ना हो, करणी के अंदर x ना हो। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि चर सदैव पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात पहली शर्त, बहुपद की पहली शर्त। दूसरी शर्त a0 a1 a2 डैश 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 an, ये सब क्या है? ये वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। ये क्या हो सकती हैं? वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। यानी ऋणात्मक हो सकती हैं, शून्य हो सकती हैं, धनात्मक हो सकती हैं, परिमेय हो सकती हैं, अपरिमेय हो सकते हैं। गुणांक जो हैं ये वास्तविक संख्याएं हो सकते हैं। n क्या है? n हमने यहां पर यूज किया है, ये देखिए घात n। n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है, एक ऋणोत्तर पूर्णांक या पूर्णांक है, या इसको भी हम बोल सकते हैं। ऋणोत्तर पूर्णांक का क्या मतलब होता है? धन पूर्णांक या पूर्ण संख्या में शून्य अब शामिल ना हो। अब यहां पर हम शून्य भी शामिल हो सकता है। ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब ऐसा पूर्णांक जो ऋण ना हो। तो ऋण ना हो यानी पूर्ण संख्या में हो सकता है। अब देखिए कि n पूर्ण संख्या में हो सकता है। हाँ, यहां पर देखिए n की घात कितनी है? शून्य है, मतलब पूर्ण संख्या में हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं। बहुपद का प्रत्येक पद चर एवं अचर के संयोग से मिलकर बना होता है। चलिए हम देखते हैं कि चर और अचर के संयोग से कैसे मिलकर बना होता है। जैसे 3x, जैसे 5x, ऋण 2/5 x, करणी 7 x वर्ग या करणी 5 y वर्ग। इस तरह से सभी प्रकार के ये जो बहुपद है चर और अचर के गुणनफल से मिलकर बना है, ये हम समझ सकते हैं। तो ये बहुपद का प्रत्येक पद जो है चर और अचर से मिलकर बना होता है, ये तो हम जान गए। यदि हमें चर x हम लेते हैं और a अचर लेते हैं, a b c हम अचर के रूप में ले सकते हैं।
एक विशेष परिस्थिति के लिए एबीसी का मान निश्चित होता है, एबीसी का मान हम निश्चित ले पाएंगे। तो ए यदि यहां पर इन सबके स्थान पर मैंने ले लिया, ए अचर है और एक्स चर है, तो चर का जो गुणांक है वही क्या कहलाएगा, बहुपद का गुणांक कहलाएगा। यदि हमारे पास एक बहुपद है, मान लो कि हमने ले लिया ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी, इस तरह का हमने एक बहुपद ले लिया, तो हमें नजर आता है यहां पर कि एक्स वर्ग का गुणांक कितना है, एक्स वर्ग का गुणांक यहां पर कोई भी बता देगा कि एक्स वर्ग के साथ गुणा में कौन है, एक्स वर्ग का गुणांक ए है, एक्स वर्ग का गुणांक ए है। फिर एक्स का गुणांक कितना है, तो चिन्ह सहित लेंगे, एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक यहां पर बी है, और चर राशि है यहां पर, अचर राशि है यहां पर सी, अचर राशि है यहां पर सी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि यह क्या है, x की घात शून्य का गुणांक है, x की घात शून्य का गुणांक है। इस तरह से हम गुणांक आसानी से बता सकते हैं। यदि हमारे पास 5/2 x वर्ग ऋण 7/2 x इस तरह का बहुपद है, तो हम बता सकते हैं कि यहां पर x वर्ग का गुणांक कौन है, 5/2 है, और x का गुणांक कौन है, ऋण 7/2 है। बच्चों ध्यान रखेंगे इस बात का, चिन्ह सहित गुणांक बताना है। x का गुणांक कितना है, ऋण 7/2 है। तो अब इस तरह से हम देखते हैं आगे बहुपद, तो हम यहां तो जान गए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी में एक्स वर्ग का गुणांक आप लिख के रख सकते हैं कॉपी में, ए है। इसी तरह से आप आगे भी बढ़ सकेंगे। अब हम देखते हैं कि बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो बहुपद के प्रकार में सबसे पहले हम जानेंगे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद जिसमें एक ही पद हो, और बताया मैंने कि चर और अचर का गुणनफल एक पद का रूप धारण कर लेता है। एक पदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो, एक ही पद है। तो जैसे हम देख लेते हैं, जैसे ए एक्स, ये देखिए एक ही पद है, या ऋण 5/2 एक्स वर्ग, या करणी 7 एक्स की घात 3। ये देखिए इन पदों में हम देख रहे हैं कि हर एक ही पद है। देखिए एक चर एक अचर, एक चर एक अचर, एक चर एक अचर, तो ऐसे बहुपद को हम बोलेंगे एक पदी बहुपद। आगे हम देखते हैं द्विपदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या दो हो तो क्या बोलेंगे, जैसे हमने ले लिया ए एक्स वर्ग धन 7, इस तरह का यदि बहुपद है जिसमें हमने देखा कि एक पद ये है और दूसरा पद ये है, तो ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 है तो उसको हम बोल सकते हैं द्विपदी बहुपद। जैसे कि 7x वर्ग ऋण करणी 3x, इस तरह का बहुपद भी क्या है, द्विपदी बहुपद है। हम देख रहे हैं कि अचर राशि या गुणांक जो है वो वास्तविक संख्या में से कहीं से भी लिए जा सकते हैं, परिमेय अपरिमेय कहीं से भी लिए जा सकते हैं, लेकिन चर की घात हम देख रहे हैं सदैव पूर्ण संख्याएं ही रह रही हैं, इसलिए यह बीजी व्यंजक का एक विशेष रूप है। जबकि बीजी व्यंजकों में हम आगे भी देखते हैं कि घातें ऋणात्मक हो सकती हैं, घातें बटे के रूप में हो सकती हैं, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात केवल पूर्ण संख्या ही हो उसको हम बोलेंगे बहुपद। तो सिद्ध भी हो रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि द्विपदी बहुपद, यहां पर देखिए पदों की संख्या 2 है, तो इजीली हम लिख पाएंगे कि द्विपदी बहुपद में हमने ये लिख दिया उदाहरण, एक्स वर्ग धन 7 एक क्या है, द्विपदी बहुपद है। त्रिपदी बहुपद क्या होगा, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो, जैसे 9x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, इस तरह से है मान लो, तो इस तरह से बहुपद को हम क्या लिख सकेंगे, त्रिपदी बहुपद। इसमें बहुपद कितने हैं, 3 पद हैं, 1 2 3 पद हैं। तो तीनों को हम देखते हैं कि एक्स वर्ग का गुणांक इसमें 9 है, एक्स का गुणांक इसमें ऋण 7 है, और यहां पर अचर पद 5 है, या एक्स की घात 0 का गुणांक 5 है। तो ऐसे बहुपद को हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे जिसमें पदों की संख्या 3 हो, कोई भी नाप सकेगा। फिर तो शून्य बहुपद, यदि हमने लिया कि a0 प्लस a1x a2x स्क्वायर डैश 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 a n x की घात n, इस तरह का हमने मानक रूप बहुपद का लिया
और हमें पता चला कि भाई साहब a0, a1, a2, a3, a सभी क्या हैं? शून्य हैं। सारे गुणांक यदि शून्य हो गए तो ऐसे बहुपद को हम शून्य बहुपद कहते हैं। भाई बहुपद में यदि सारे अचर पद शून्य हो जाए तो ऐसे बहुपद को हम शून्य बहुपद कहते हैं। और जब बहुपद ही शून्य बहुपद हो गया तो शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती। आगे हम देखते हैं बहुपद की घात। चलिए बहुपद की घात हमें पता चल जाएगा कि सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा, यहीं पर देखते हैं हम। तो एक पदी बहुपद, इस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात कितनी है? 1। तो यह बहुपद की घात कितनी है? 1। इसमें देखते हैं, इसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। तो ये क्या है? 2 घात वाला बहुपद है। ये इसमें बहुपद की घात कितनी है? x। चर की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। तो ऐसे बहुपद को हम त्रिघाती बहुपद बोलेंगे, 3 घात वाला बहुपद बोलेंगे। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि हम लेते हैं 7x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 5, इस तरह का यदि पद लेते हैं तो हम जनरली पहले वाले पद को ही ले लेंगे, बोले सबसे बड़ी घात 2 है। ऐसा नहीं लेना है, हमें देखना है कि इस बहुपद को सबसे पहले हम बढ़ते या घटते क्रम में जमा दें। तो बढ़ते क्रम में यदि हम जमाते हैं तो क्या हो जाएगा? 5x की घात 3 धन 7x की घात 2 धन 3x ऋण 5। अब बड़े भाई को सबसे पहले सम्मान दिया तो बड़े भाई की ही घात सबसे पहले हम बताएंगे कि इस बहुपद की घात कितनी है? इस बहुपद की घात 3 है। इस बहुपद की घात 3 है। ऐसे ही कभी कंफ्यूज करने के लिए हमको इस तरह के प्रश्न आ जाएंगे कि अचर पद की घात हमको बढ़ा के दे दी जाए और चर पद की घात हमें कम करके दे दी जाए। मान लो इस तरह का बहुपद हमें मिल गया तो हम कंफ्यूज ना हो बच्चों। हम कंफ्यूज क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमें केवल चर की ही घात देखनी है। हमें केवल चर की ही घात देखना है, अज्ञात राशि की घात। तो कैसे देखेंगे? यहां पर तो भाई चर की घात 2 है, भले ही उसके गुणांक में जो अचर है उसकी घात 3 रहे, 10 रहे, 15 रहे, कुछ भी रहे, उससे हमें क्या लेना देना। हमें केवल चर की घात देखना है और यहां चर की घात कितनी है? 2 है, जबकि अचर की घात 3 है। इस अचर की घात से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यह द्विघात, 2 घातों का बहुपद कहलाएगा या द्विघात बहुपद कहते हैं। 2 घात वाले बहुपद को हम क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। ऐसे ही अब आगे देखते हैं कि बहुपद घातों के आधार पर हम बहुपद के प्रकार देखते हैं। तो हम सबसे पहले बहुपद की घात तो लिख देंगे, बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात, उच्चतम घात को हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात। अब घातों के आधार पर यदि हम इनके नाम रखना चाहें तो रख सकते हैं। घातों के आधार पर कैसे नाम रखेंगे? घातों के अनुसार बहुपद के प्रकार। सबसे पहले आया रेखी बहुपद। रेखी बहुपद क्या है? रेखी बहुपद है जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, ऐसे बहुपद को हम बोलेंगे रेखी बहुपद। देखिए क्या होगा रेखी बहुपद, देखते हैं। आगे हम रेखी बहुपद पढ़ते हैं। चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, तो ऐसे तो हम बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं रेखी बहुपद के। रेखी बहुपद जैसे हमने ले लिया ax धन b। हाँ सर, यहां तो x की घात 1 है, मतलब यह रेखी बहुपद है। 7x प्लस 3, 5x माइनस 3, 7x माइनस अंडर रूट 5, 5y प्लस 3, 7z माइनस 5। इस तरह से हम रेखी बहुपद के अनंत उदाहरण ले सकते हैं। हमें यह देखना है कि चर की अधिकतम घात 1 है, 1 है, 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है। ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात 1 हो रेखी बहुपद कहलाते हैं। अब देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात 2 हो। तो आइए देखते हैं ax वर्ग धन bx धन c क्या है? द्विघात बहुपद है।
यहां पर और देख लेते हैं, x वर्ग धन 9x प्लस 20, यह क्या है? द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहां पर चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। यहां पर चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। ऐसे बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो फिर त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे? त्रिघात बहुपद ऐसे ही बढ़ते जाएगा। त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो। चर की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो। ऐसे बहुपद को हम क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। या हम ले लें इस तरह से, इस तरह का बहुपद ले ले। यहां पर चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। ये देखिए सबसे बड़ी घात, यहां पर भी चर की सबसे बड़ी घात 3 है। ऐसे बहुपद को हम त्रिघात बहुपद बोलते हैं। अब हम आते हैं शून्य बहुपद। पहले भी बात हो चुकी है कि शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती। शून्य बहुपद की कोई घात नहीं। आइए अब हम लेते हैं प्रश्नावली 2.1। तो प्रश्न पढ़ता हूं मैं, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं? एक ही अज्ञात राशि होनी चाहिए, एक ही चर होना चाहिए। और कौन कौन नहीं? कौन कौन है, कौन कौन नहीं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण भी बताना है कि क्यों नहीं है। चलिए तो पहला प्रश्न लेते हैं। 4x वर्ग ऋण 3x धन 7। यहां पर एक ही चर है, x है, और हम देख रहे हैं कि चर की घातें पूर्ण संख्या के रूप में है। यहां 2 है, यहां 1 है, यहां 0 है। मतलब चर की घातें पूर्ण संख्या के रूप में है। मतलब यह वास्तव में एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है, या एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला बहुपद है। तो आगे हम सेकंड नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो इसमें देखें तो y की घात 2 और यहां y की घात कुछ नहीं है। मतलब अचर पद का गुणांक हमेशा चर की घात 0 के रूप में होता है। ये देखिए, ये अचर पद है, सॉरी, चर की घात यदि 0 है तो अचर पद उसका गुणांक के रूप में होता है, 0 घात का गुणांक। तो देखिए y वर्ग धन 2 करणी y की घात 0, तो यहां पर भी y की घातें 2 और 0 पूर्ण संख्या के रूप में आई है। मतलब यह भी क्या है? एक चर में बहुपद है। चलो ये 2 काम हो गए हमारे। अब तीसरा वाला हम देखते हैं। तो देखिए महोदय, अब यहां पर तो t करणी के अंदर आ गया, t करणी के अंदर आ गया। मतलब t की घात कितनी हो गई? 1/2। पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है। t करणी 2 ये तो है। यहां t की घात कितनी है? 1 है। अचर पद को हमें बिल्कुल नहीं देखना है, केवल चर पद को देखना है। यहां करणी को हमने लिख दिया घात के रूप में, तो t की घात 1/2 हो गई, यहां t की घात 1 हो गई। मतलब वास्तव में चर राशि की घात 1/2 है, अर्थात यह बहुपद ही नहीं है। तो एक चर और 2 चर की तो बात हम करें ही ना, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। तीसरा देखते हैं। अब इसमें भी हम देखें तो हमने इसको लिख दिया y। चलो ठीक है, ये धन है तो धन 2/y को हम क्या लिख सकते हैं? 2। y जब ऊपर जाएगा तो y की घात अभी 1 है, y की घात ऋण 1। अरे भाई, यहां तो चर की घात ऋणात्मक आ गई, चर की घात ऋणात्मक आ गई, जबकि हमने बोला है कि चर की घात केवल पूर्ण संख्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन यहां पर चर की घात ऋणात्मक आ गई। तो यहां पर भी हम कि एक चर में बहुपद है कि जांच करना तो छोड़ो, यह बहुपद ही नहीं है, यह बहुपद नहीं है। चलिए अब अगला देखते हैं। चौथे नंबर में 5वें नंबर में आ गए। 5वें नंबर का देखिए, x की घात 10। एक चर की घात यहां पर कितनी दी हुई है? 10। दूसरे चर की घात कितनी दी हुई है? 3। तीसरे चर की घात कितनी दी गई है? 50। घातें तो सही दी गई हैं, लेकिन एक चर में नहीं है यह बहुपद। यह 3 चर, इसमें कितने चर हैं? 1 2 3। यह 3 चरों वाला बहुपद है। यह क्या है? बहुपद तो है, लेकिन कितने चर हैं इसमें? कितनी अज्ञात राशियां हैं? 3 चरों वाला बहुपद है। तो ये हमारा पहला प्रश्न आसानी से सॉल्व हो सका। इसे उतार लीजिए।
समझ लीजिए। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x वर्ग का गुणांक लिखिए। x के 2 घात वाले जो गुणांक है, 2 घात वाले पद का गुणांक क्या है वो हमें देखना है। बहुत आसान है, देखते हैं। यहां तो x है ही नहीं, मतलब x की घात 0 है। यहां पर x की घात 2 है, ये देखिए x की घात 2 है और उसके गुणांक में कुछ भी नहीं है, मतलब गुणांक में यहां पर कौन है, 1 है। तो यहां पर हम इसको हल करके लिख देंगे कि x वर्ग का गुणांक कितना है, 1 है। यहां पर पहले सवाल में x वर्ग का गुणांक कितना है, 1 है। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं, तो यहां पर भी हमें दिख रहा है 2 दिख रहा है, जहां पर x की घात 0 है, यहां पर x की घात 2 है, यहां पर ऋण लगा है, मतलब यहां 1 जब हम लिखेंगे तो पूरा मिलकर क्या हो जाएगा, ऋण 1। और यहाँ x की घात 3 के सामने भी 1 लिखेंगे तो x की घात 3 का गुणांक है 1। लेकिन हमें किसका चाहिए, x की घात 2 का चाहिए। तो x वर्ग का गुणांक यहां पर कितना है, ऋण 1 है। यहां पर x वर्ग का गुणांक कितना है, ऋण 1 है। फिर तीसरा सवाल हम देखते हैं, यहां पर पाई बटे 2 x वर्ग धन पाई है, x वर्ग के साथ जो कुछ भी गुणा में होगा वह सब x वर्ग का गुणांक होगा। x वर्ग का गुणांक पाई बटे 2 है। यहां पर देखिए x वर्ग का गुणांक कितना है, पाई बटे 2 है। अब चौथा सवाल देखेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना है। यहां पर x है और अचर पद है, मतलब x की घात 0 भी है, लेकिन x वर्ग कहां गायब हो गया, x वर्ग जहां गायब हुआ होगा जरूर 0 के कारण गायब हुआ होगा। यानी x वर्ग रहा तो होगा लेकिन उसका गुणांक 0 हो गया रहा होगा। तो यदि किसी भी चर को अनुपस्थित पाया जाता है तो उसका गुणांक सदैव 0 होता है, क्योंकि वह अनुपस्थित हुआ। क्यों अनुपस्थित, इसीलिए हुआ क्योंकि उसका गुणांक कितना है, 0 है। तो यहां पर x वर्ग का गुणांक 0 है। ऐसे हमसे पूछ लिया जाए किसी भी चर के किसी भी घात के गुणांक के बारे में, और यदि वो हमारे बहुपद में नहीं है तो हम उसका गुणांक सदैव 0 लिखेंगे। अब प्रश्न 3 पर, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। अब हमें 35 घात का द्विपद और 100 घात का एक पदी बहुपद बनाना है। कैसे बनाएंगे, 35 घात का द्विपद तो हम ऐसे ले सकते हैं, a x की घात कितनी हो, 35 हो। दूसरा पद आप कुछ भी ले सकते हैं, चलो b ले लिया, a x की घात 35 धन b। और भी ले सकते हैं, 15 x की घात 35 ऋण करणी 7, कुछ भी ले सकते हैं। हमें केवल ये ध्यान रखना है चर की घात 35 होना चाहिए और पदों की संख्या 2 होना चाहिए। अब दूसरा है कि 100 घात का एक पदी लेना है, तो बहुत सारे ले सकते हैं, a x की घात 100 या करणी 3 x की घात 100 या ऋण 5/2 x की घात 100 या 2x की घात 100। ऐसे कई प्रकार से हम उदाहरण लिख सकते हैं, क्योंकि 100 घात का एक पद ही लिखना है हमें, यानी केवल चर की घात 100 होना चाहिए। हम इसे y के रूप में भी लिख सकते हैं, ऋण 5 y की घात 100। ऐसे चर की घात 100 होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। यहां भी चर की घात 35 होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। यहां भी हम x y z कोई भी चर ले सकते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पर। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। हमें प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। घात मतलब उच्चतम घात, याद रखेंगे हम जब भी घात की बात की जाए तो उच्चतम घात सबसे बड़ी घात। तो हम पहला सवाल लेते हैं, 5x की घात 3 धन 4x वर्ग धन 7x। अरे वाह, यहां तो x की घात 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है। तो कोई भी बता देगा कि बहुपद की घात कितनी है, सबसे बड़ी घात बहुपद की घात 3 है। यहां पर बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है। अब दूसरा सवाल हम लेते हैं, 4 ऋण y की घात 2। तो भैया 4 का गुणांक क्या है, 4 का गुणांक तो 0 है,
सॉरी मतलब 4 के साथ चर कौन सा है, शून्य घात का चर है, ऋण y की घात 2, मतलब सबसे बड़ी घात कौन है, 2 है। तो हम लिख सकते हैं यहां दूसरे वाले सवाल में भी कि बहुपद की घात 2 है, बहुपद की घात 2 है। अब यहां पर देखिए तीसरे पद में यहां पर चर की घात कितनी है, 1 है, और अचर के साथ चर कौन सी घात का होता है, शून्य घात का होता है, अचर के साथ शून्य घात का चर होता है, मतलब यहां पर चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है। तो बहुपद की घात 1 है। बहुत ही आसान सवाल है। अब चौथे नंबर पे हम देखते हैं, चौथे नंबर का सवाल 3 अकेला लिखा हुआ है, 3 अकेला लिखा हुआ है, मतलब उसके साथ x y या z कोई भी चर हम लेंगे तो उसकी घात कितनी होगी, शून्य है। हमने बताया है कि अचर राशि के साथ चर शून्य घात का होता है, तो यहां चर कितने घात का है, शून्य घात का है। तो बहुपद की घात शून्य है। या हम ये जान गए अब कि अचर बहुपद की घात सदैव शून्य होती है, अचर बहुपद की घात सदैव शून्य होती है, ये हमें पता चल गया। तो इस तरह से अब हम 5वें प्रश्न पर आते हैं। तो देखते हैं, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, एक घात के हैं, चर की घात 1 हो तो रैखिक बहुपद, कौन कौन द्विघाती हैं, 2 घात हो यदि चर की तो द्विघाती बहुपद, और कौन कौन त्रिघाती है, यदि बहुपद की सबसे बड़ी घात 3 है तो त्रिघाती, बहुपद की सबसे बड़ी घात 1 है तो रैखिक, 2 हो तो द्विघाती और 3 हो तो त्रिघाती। आसानी से पहचान सकेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, x वर्ग धन x कैसा है, सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, एक द्विघाती बहुपद है, क्या है, यह एक द्विघाती बहुपद है। तो x वर्ग धन x एक द्विघाती बहुपद है, एक लिख देंगे। फिर आया x ऋण x की घात 3, इसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3, ये 3 घात का बहुपद है, इसलिए हम बोल देंगे त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। इसमें देखिए, इसमें y की घात 1, इसमें y की घात 2, इसमें y की घात 0 चर के साथ, अचर के साथ, तो ठीक है। यहां सबसे बड़ी घात का पद कितना है, y की घात 2 है, तो यह क्या है, द्विघाती बहुपद है। वाह, बहुत आसान है ये सवाल। तो अब यहां पर देखिए, 1 धन x, x की घात यहां 1 है, यहां तो 0 है, तो सबसे बड़ी घात 1 है, तो यह क्या है, रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। इसका नाम रैखिक बहुपद ही क्यों रखा गया है, क्योंकि जब हम इसे ग्राफ में दर्शाते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, इसलिए इसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब यहां पर देखिए 3t, t की घात, t चर है और यहां पर t की घात कितनी है, 1 है, इसलिए यह भी क्या है, रैखिक बहुपद है। बताइए कितने आसान है ये सवाल। अब ये r, यहां पर r चर है और r की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। अब ये कितने पदी है उससे हमें लेना देना नहीं है, हमें सबसे बड़ी घात बस देखना है। यहां पर हम देखते हैं 7x की घात 3, तो यहां पर x की सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए त्रिघाती बहुपद है। बहुत आसान है। और यहां पर ये प्रश्नावली 2.1 को हम समाप्त करते हैं। यहां पर हम बड़ी आसानी से हमने क्या सीखा इस प्रश्नावली में, सबसे पहले हमने बहुपद के बारे में जाना, बहुपद परिमेय व्यंजक से किस तरह से भिन्न है, अलग हुआ है, और फिर हमने जाना बहुपद में कौन कौन है, बहुपद का गुणांक अचर और चर से मिलकर, अनेक पदों से मिलकर बहुपद बना है, बहुपद का मानक रूप जाना। फिर हमने बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद के बारे में जाना, बहुपद की घात के बारे में जाना, शून्य बहुपद के बारे में जाना, शून्य बहुपद की घात के बारे में जाना, और सबसे ज्यादा अहम कि इन बहुपदों को सवालों के रूप में हमने समझा कि किसकी घात कितनी है, किस बहुपद की घात कितनी है, किस बहुपद में कितने पद हैं,
इस तरह से यहां पर हमारा चैप्टर 2 की प्रश्नावली 2.1 समाप्त होती है। धन्यवाद।